काउंटिंग क्वेश्चन आती है सबको अच्छे से? होमवर्क हो गया? क्या होमवर्क दिया था मैंने? क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड। वरदान तुम थोड़ा ना मेरे पास अलग से भी बैठोगे कहाँ पर? कल स्कूल तो नहीं है किसी का? अगर है भी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी सीयूईटी का बैच है। 11 से 1:30। कल कौन सा दिन है? सैटरडे, साढ़े। कल मैं 2 बार क्लास लूंगा, 2 से 3:30 पहले। मोस्ट लाइकली मैं मैसेज कर दूंगा, फिर भी अकाउंट्स की होगी दोनों। और उसके बाद हमारी बेटा मैनेज करोगे कल, तो तुम्हारा ही सिलेबस करवाना, तुम्हारा ही सिलेबस करवाना। कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह ले लेना वहां पर। 2 से 3:30 किसके पास पढ़ते हो? 2 से 3:30 बजे तक ये कर लेंगे। व्हाट डू यू से? 2 से 3:30 एक क्लास होगी, एंड 5:30 से 7 एक क्लास होगी। कल 2 अकाउंट्स की क्लास और अभी एक क्लास करके मैं थ्योरी तो मैक्सिमम करवाने की कोशिश ही करूंगी, बेटर है। उसके बाद इंडिविजुअली मेरे पास एक एक करके आना, जिन्होंने भी सिलेबस अपना लिखवाया है, फिर मैं डिस्कस करता हूँ कैसे मैनेज करना। मार्क्स ना कम आ जाए किसी के, बस ये ध्यान रखो। ओके। कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने? 14 भी। हो गया होगा तो डबल करके चेक ही करना था। मैंने यहाँ सॉल्व करवा दिया था ना 14 भी। हाँ, 14A सॉरी, यहाँ पे सॉल्व करवा दिया था। तो वो चेक कर लिया होगा होमवर्क सबने अपना। 15th क्वेश्चन भी दिया था। सर वो आपने क्लास में करा दिया था। करवा दिया था 15th क्वेश्चन। इस ट्रांजैक्शन का आउटकम क्या बन रहा है, क्या बताओ मुझे? कैश कितना? लास्ट ट्रांजैक्शन का आउटकम बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 15 में कैश कितना है? 9,50,000। और क्या क्या, फटाफट बताते जाओ। बैंक बैंक बैलेंस 1,25,000। कितना? 125। 125। और बिल्डिंग 3 लाख। बिल्डिंग 3 लाख है। और मशीनरी 50,000। मशीनरी 50,000। और फर्नीचर 30,000। फर्नीचर 30,000। और AC 80,000। एसी 80,000। और इंश्योरेंस कंपनी का डेटर वन है। लाख 30,000 यही है? ये सारी वैल्यूज कंप्लीट है? 1,30,000। 1 लाख। हाँ। और कोई गलती? सही है, टोटल कितना बन रहा है? तो 16,85,000। 1685। इसमें से आउटसाइडर्स को कितना देना? 50,000 सोहन को। और बिजनेसमैन को? 16,35,000। कितनों को बिल्कुल ठीक है? रेज योर हैंड्स। कितनों को बिल्कुल ठीक है? रेज योर हैंड्स। लेट मी सी द, ये क्या होता है? रेज योर हैंड, लेट मी सी द फेसेस। कितनों को गलतियां मिली हैं? गलती पता चली अभी कि नहीं चली? नहीं तो मुझे बहुत इंटेलिजेंट लगता है, तुम तो एब्सेंट माइंडेड निकलते हो। ये कितने मार्क्स आए थे बेटा? 87%। मैं इसको एक बार ना, शिवम, डायरी में तुम लेकर आओ, पहले जो उसको लेकर।
सोल्यूशन इसका ग्रुप में भेजना है, अपनी गलती ढूंढ के बताएंगे जल्दी से। तुम्हें भी गलती मिली है? कौन भेजेगा सोल्यूशन ग्रुप में? भेजोगे अर्षित? भेजना सोल्यूशन जल्दी से, पूरा क्वेश्चन का भेजो। अपनी गलती ढूंढ के बताऊंगी जल्दी से, क्या गलती है देखो हमारी। मैं बाहर निकाल दूंगा अगर ये इस तरह चला तो। इसीलिए मुझे स्ट्रिक्ट कहता है, मैं ये पढ़ाई के मामले में मैं कहीं करूँ नहीं छोड़। अब एक बार और ये हुआ ना, मैं बाहर निकाल दूंगा, सच में। मेरे से ये पंगा मत लो। भेजो जल्दी से। मुझे बिल्कुल ऐसे बच्चे पसंद नहीं है जिनको ये भी नहीं पता कि मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन कंप्लीट करके लाना। भेजो, मुझे भेजो। और किसका काम इनकम्प्लीट है? और किसका काम इनकम्प्लीट है? बाकी सबका कंप्लीट है क्वेश्चन। चेक करो, मैंने सोल्यूशन ग्रुप में भेजा। एक ही पेज है। देखो मैंने पूरा सोल्यूशन भेज दिया, 2 पेज। जैसे मोबाइल है तुम्हारे पास, खोलो ग्रुप खोलो, चेक करो जल्दी कहाँ गलती करिए, बताओ मुझे। हम्म। इसको ठीक करके लाना, अगली क्लास में भी छोड़ दो। और तुम्हें क्या गलती मिली? अगली क्लास में ठीक करके लाओगे इस पूरे क्वेश्चन। लिखो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स रजिस्टर्स में।
Basic accounting terms. This is your chapter number 2. शिवम, बचपन की ग्रेवाल बुक भी कितनों के स्कूल में डीके गोयल है, कितनों के स्कूल में ग्रेवाल है। फर्स्ट टर्म लिखना, एंटिटी। आज जो समझना शुरू करते हैं हम थ्योरी करेंगे 2-4 दिन पे, पहले थ्योरी खत्म करेंगे। वैसा बोलना नहीं बेटा, मैं दोनों बुक्स को कंबाइन करवा के थ्योरी लिखवा दे रहा हूँ। लिखना एंटिटी। There are two types of entity. One is business entity. One is non-business entity. आज मेरा प्लान तो जर्नल स्टार्ट करने का था, पर अब रुक जाते हैं फिर 2 दिन में सभी की थ्योरी आ रही है। One is business entity, one is non-business entity. Business entity means an economic unit. लिखते जाओ फिर समझाते जाओ। Which is formed for earning income by providing services or selling goods. याद करना सर, what is a business entity? पहला वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, साथ साथ हाईलाइटेड रखना। इकोनॉमिक यूनिट विच इज फॉर्म फॉर व्हाट पर्पस, व्हाट इज द पर्पस? अर्निंग इनकम। और कैसे कमाना है इनकम? स्मगलिंग करके है? कैसे कमाना है इनकम बताओ। कोशिश करते हैं चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे अभी जल्दी से। A business entity means an economic unit which is formed for earning income by providing services or selling goods. Non-business entity, लिखना जरा, formed a non-business entity is formed not to earn profits, not to earn income कह लो या profits कह लो, but to render services to its members, but to render services to its members or the society. These are not for profit organizations. दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं,
इसको हम कहते हैं फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको क्या कहते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनी कंफ्यूजन? जैसे कि आप में से कुछ लोग सोसाइटीज में रहते होंगे, फ्लैट्स में रहते होंगे, तो इसकी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बन जाती है। कितने लोग फ्लैट्स में रहते हैं? तो एक पूरी सोसाइटी बनी होती है, उसका एक प्रधान होता है हर सोसाइटी का। पता है क्या करते हैं उसमें? हर मंथ कुछ मेंटेनेंस के पैसे देते हैं, 800, 1000 रुपए, 2000 रुपए कुछ मेंटेनेंस के देते हैं। क्या वो उसका प्रॉफिट हो गया उस सोसाइटी का? नहीं। वो क्या करते हैं? सोसाइटी के अंदर की सड़कें बनवा देते हैं, क्लेanलीनेस, पेंट, लिफ्ट्स मेंटेनेंस, जनरेटर्स, ये सब पे खर्चा होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन कुछ सोसाइटी के लोगों ने इकट्ठा मिलकर बनाई है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नॉन बिजनेस है। और अगर कोई उसी सोसाइटी के बाहर कोई दुकान खोला, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? बिजनेस है। सो अ नॉन बिजनेस एंटिटी इज फॉर्म्ड not to earn income or profits but to render services. Highlight कर। करो कंटिन्यू। क्लियर? सेकंड लिखो, सेकंड टर्म याद हो जाएगा। सेकंड टर्म लिखो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट चेंजेस। तुम एग्जाम्स में कैसे लिखोगे बुलेट्स में? नहीं। मैं भी ये तोड़ तोड़ के लिखवा रहा हूँ, याद करना आसान हो जाएगा, बट आप उसको एक सिंगल लाइन लिखो। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। An economic activity that changes financial position of the business। सुनो, फाइनेंशियल पोजीशन किसको कहते हैं? तो पिछला पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर कर चुके हैं। एसेट इज इक्वल टू प्लस कैपिटल माइनस प्लस माइनस कैश वैल्यूएबल डेटर्स, एफआईपी टू द आउटसाइडर्स। एग्जाम्स में वर्ड्स एफआईपी एफआईआर मत यूज करना, मैम को चक्कर आ जाएंगे। ये किसी बुक में नहीं लिखे हुए वर्ड्स, ये थोड़ा मैंने इजी करने के लिए ऐसे बनाए हैं, इसलिए एफआईपी एफआईआर मत बोलना एग्जाम्स। सो कैश वैल्यूएबल डेटर एफआईपी टू द आउटसाइडर्स एफआईपी टू द बिजनेस। जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू, ये है FYU, क्या बोला मैंने? फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं लिखा। जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू बढ़े, यहाँ पे कोई वैल्यू घटे, यहाँ पे क्या होता है? नेट इम्पैक्ट। इसको क्या कहोगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या कहोगे? चाहे लेफ्ट साइड पे नेट इम्पैक्ट जीरो चलेगा, तभी भी क्या है? बिजनेस में। जब भी दूसरी सिचुएशन दे रहा हूं, यहाँ पे कोई वैल्यू बढ़ जाए, तो राइट साइड पे भी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। इसको भी क्या कहोगे? समझ पा रहे हो?
बोलो, इसको भी क्या कहो? बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ये जो बारी बारी वैल्यूज चेंज हो रही है, अरे भाई यहाँ पे इंटरनली वैल्यूज तो चेंज हुई ना। चाहे नेट इम्पैक्ट जीरो आया, वैल्यूज तो चेंज हुई इंटरनली, हुई या नहीं हुई? इसको क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। पढ़ना एक बार। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको कहते हैं जिसमें पैसों का लेन देन हो। सही। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट चेंजेस व्हाट? फाइनेंस। यू नो व्हाट इज, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ, फाइनेंशियल पोजीशन मींस figures in the, that changes the figures in the asset or liability or capital। समझ गए मेरी बात? और अगर लेफ्ट साइड पे कुछ गिरा तो राइट साइड पे भी गिरेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये मत बनाओ अकाउंटिंग इक्वेशन। इतनी बात समझ आती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी देखो, तीन बातें। बिजनेस ट्रांजैक्शन किसको कहोगे, याद करना मेरे साथ। किसको कहोगे बिजनेस ट्रांजैक्शन? आप फटाफट बताओ मुझे। बोलो बोलो बोलो। किसको कहेंगे आप बिजनेस ट्रांजैक्शन? बोल ही नहीं रहे। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? जिसमें पैसे का लेन देन हो। ये वर्ड यहाँ पे भी यूज हुआ था। इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट का मतलब क्या है? जिसका काम हो क्या? पैसे का लेन देन। क्या बात समझ? सो बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो एक पैस इकोनॉमिक एक्टिविटी उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें पैसों का लेन देन हो। दैट चेंजेस व्हाट? फाइनेंशियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, फिगर्स ऑफ, फिगर को चेंज होना। कौन सा फिगर चेंज होना? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। ये सब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, लिख लो। याद करना, an economic activity that changes the financial position of the business, it is called what? Is called what? Come on, business। याद हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी किस एक्टिविटी को कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें पैसों का लेन देन। बोलो। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें पैसों का लेन देन हो। दैट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कौन सी फिगर्स चेंज होनी चाहिए? फाइनेंशियल पोजीशन इन तीन चीजों को कहते हैं। कौन सी फिगर्स चेंज होनी चाहिए? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। याद हो जाएगा? ओके। या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस वैल्यूज ऑफ एसेट, लायबिलिटी ऑफ द और द कैपिटल इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। लिख लो, ठीक कर लो थोड़ा सा। व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? कम ऑन। पहला पहला कंडीशन क्या है? वो क्या होनी चाहिए? वो इकोनॉमिक है। दूसरा कंडीशन क्या है? वो चेंज लेकर आए। क्या, किसमें चेंज लेकर आए? फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज लेकर। फाइनेंशियल पोजीशन किसको कहते हैं? चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। चार बातें याद रखो, एक एक पॉइंट डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? कम ऑन, मेमोराइज विद मी। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी that changes the financial position of the business, that changes the values of asset, liability, capital, is a business transaction। याद हो जाएगा? लिखो जरा। कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? नंबर वन, इट हैज टू एस्पेक्ट्स। ये भी तुम जर्नल के चैप्टर में सीखोगे, डेबिट एंड क्रेडिट। और बीच में डाल देना इक्वल टू का साइन। डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं? बराबर। वैसे तो मैं बताऊं, अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड पता है कौन सी साइड है? सुनो तो सही। अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड, एसेट्स। और राइट साइड पता है कौन सी है? लायबिलिटी और कैपिटल। जहां होता है वो क्या? क्रेडिट।
तो अभी तुम यही भाषा चेंज कर दोगे जर्नल के चैप्टर में, डेबिट क्रेडिट बोलने लग जाओ। कम ऑन, मेमोराइज विद मी, यहां तक याद हो गया? एंटिटी कितने तरह की होती है? दो तरह की एंटिटीज, फटाफट बताओ। बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी में क्या बोला? इट इज अ इकोनॉमिक यूनिट। पहली कंडीशन क्या थी, मार्क करो। इकोनॉमिक यूनिट होनी चाहिए। किस चीज के लिए फॉर्म हो? अर्निंग इनकम, नींद आ रही है? It is an economic a business entity means an economic activity which is formed for earning income. और कैसे कमाना है इनकम? By providing services or selling goods. चार पॉइंट्स हो गए, बोलो क्या क्या? Economic unit formed for earning income will by providing services. What is a non-business entity? Formed not to earn income or profits but to render services. मार्क करो ये 1 2, ये मार्क करोगे तो याद करना आसान लगेगा। To its members of society, these are not for profit organizations. What is a business transaction? Come on. An economic activity that changes the financial position of the business, that changes the values of asset, liabilities, capitals. It's called what? Business. Characteristics is it has two aspects. One is debit and one is, and both are. Second point, it involves definition के points discuss कर. It involves economic activity. It involves economic activity. For example, sold goods for cash. It involves economic activity. For example, sold goods for cash. Paid salary of employees. ये सब क्या है? Economic activity. तीसरा पॉइंट लिखो. It doesn't involve social activities. For example, gift given to a friend. बदले में मांगोगे कुछ? ऐसे थोड़ी बोलोगे फ्रेंड को ले गिफ्ट ले पैसे दे. ओके, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो? इट हैज टू एस्पेक्ट्स. डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. याद रखना, डेबिट का मतलब तुम यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो एसेट्स, एंड क्रेडिट का मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में तुम क्या लिख सकते हो? लायबिलिटीज एंड कैपिटल. लिख लो. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पेड सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज. तीसरा, इट डजंट इन्वॉल्व सोशल एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल गिविंग गिफ्ट्स टू द फ्रेंड. फोर्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. दो तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं. एक्सटर्नल, इंटरनल. External are transactions between business entity and outsiders. The outsiders may be the customers, the outsiders may be the suppliers, ठीक है?
How many types of business transactions are there? Two. First one is external. External का क्या मतलब हुआ? The transactions between the business entities. Outsiders जैसे customer को goods बेच दिए, suppliers से goods खरीद लिए. Internal business transactions किसको कहते हैं? एक बात बताओ, मैं कहता हूँ depreciate. सुनो तो सही करो ना. Depreciate fixed assets. Depreciate, let's say, building by 10%. करा ऐसा transaction? इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा? कैश विल रिमेन द सेम. बिल्डिंग की वैल्यू गिरानी है, बिल्डिंग की वैल्यू गिर जाएगी. आता है. मैं कहता हूँ डेप्रिशिएट बिल्डिंग. किसी बाहर वाले के साथ तो ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, हमारी पड़ी हुई चीज थी, उसकी वैल्यू कम हो गई. एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस बाहर वालों के साथ होते, जबकि इंटरनल ट्रांजैक्शन किसी बाहर वाले के साथ नहीं होते. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, ओके चलो मेरे को तो मैंने एक बैड डेट कराया. बैड डेट का क्या मतलब होता है? जब डेटर पैसे देने से मना कर दे. बताओ ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल, क्योंकि इसमें एक बाहर वाला इन्वॉल्व है, एक डेटर इन्वॉल्व है, उसने पैसे देने से मना कर दिया. बैड डेट करा हुआ है तुमने. एंड जस्ट वन सेकेंड. अगर बिल्डिंग डेप्रिशिएट करी तो यहां से बिल्डिंग कम हो गई. डेटर विल ऑल्सो रिमेन द सेम. लेफ्ट साइड पे डिक्रीज है, राइट साइड पे इसको कहां से माइनस कर दोगे? कैपिटल में से क्या लिखकर, एक्सपेंस, लॉस, कुछ भी लिख, यही करोगे. एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंटिटी एंड द आउटसाइडर्स. लिखना इंटरनल ट्रांजैक्शंस. ये इंटरनल ट्रांजैक्शन था, इसमें कोई बाहर वाला इन्वॉल्व नहीं था. इंटरनल ट्रांजैक्शंस लिखो. Transactions that takes place entirely within the that takes place entirely within the business entity. For example, बोलो बोलो. Depreciation on fixed assets. इनको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, जो हम लंबे टाइम के लिए रखते हैं. क्या कहते हैं इनको? फिक्स्ड एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स टू कस्टमर्स. यहाँ पे लिख सकते हो. यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिखोगे? सोल्ड गुड्स टू कस्टमर्स. राइट डाउन पॉइंट नंबर 5. आउटसाइडर को ही दे रहे हो, एम्प्लॉय को एक तरह से आउटसाइडर ही मानोगे ना. Come on, memorize with me. What is business transaction? An economic activity. Everyone, that changes the financial position of the business. That changes the values of assets, liabilities. It is a business transaction. It has two aspects. Debit is equal to credit. It involves economic activity. For example, sold goods for cash, paid salary of employees. It doesn't involve social activity. For example, gifts given to friends. There are two types of business transactions. One is external, one is internal. Next point, likho fifth point. It leads to change in what? Which position? Financial position of the business. That is change in assets, liabilities, or capital. Sixth point.
एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। लिखना, ये वैसे चैप्टर 3 में आता है, पर लिख लो यहाँ पे इसके 6th पॉइंट। ओनली दोज transactions can be considered a business transaction that can be expressed in terms of money। सिर्फ वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वो ट्रांजैक्शंस को बिजनेस ट्रांजैक्शन मानोगे that can be expressed in terms of money। चलो कुछ एग्जांपल्स दे, तुम बताना मुझे बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। लिखे, लेबर स्ट्राइक्स हो गए, can it be expressed in terms of money? So it is not a business transaction। Second, एफिशिएंट मैनेजर रिटायर कर गया। एक बहुत अच्छा मैनेजर था मेरे पास, उसका बूढ़ा हो गया बेचारा, रिटायर कर गया। इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? क्या तुम इसको पैसों के टर्म्स में इवेल्युएट कर सकते हो? नहीं। हाँ सर कर सकते हो, वो चला गया, फिर इनएफिशिएंट बंदा आ गया, वो 1 करोड़ कमा के लाता था, 50 लाख कमा के लाता, 50। अरे ये सब्जेक्टिव मैटर्स हैं, ये एस्टिमेट्स हैं। हमें क्या पता अगला बंदा 50 लाख, वो 1 करोड़, वो किसके वजह से कमा रहा था, वो किसके वजह से कमा रहा था। तो सब्जेक्टिव है। लेबर स्ट्राइक हो गई, सर कर तो सकते हैं पैसों की टर्म्स में काउंट। 5 दिन प्रोडक्शन बंद रही, एक दिन में 1 करोड़ का प्रोडक्शन कर, 5 करोड़ का हो गया पैसों की टर्म्स में काउंट। इतना इनडायरेक्ट मेथड नहीं होना चाहिए। एस्टिमेट्स मतलब इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन those transactions that can be, only those transactions can be expressed in terms of money on actual basis। या वर्ड मत लिखो यार, छोड़ दो, समझ गए मेरी बात। छोड़ो डेफिनेशन, जो तुम्हारी बुक के भी मैम चीखने लग जाएगी। थ्योरी में ही तो उनका पूरा चांदी होती है नंबर काट के करके तो दिखाने की। इधर देखो, लेबर स्ट्राइक्स नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एफिशिएंट मैनेजर can't be, they can't be expressed in terms of money। Bad debt, yes, this can be expressed in terms of, so this is a business transaction। हमें पता तो है डेटर से हमने कितने लेने थे, और कोई उल्टे सीधे रास्ते से नहीं, सीधा पता हमें डेटर से कितने लेने थे, उसने मना कर दिया। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, हमें पता तो है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है। सर ये डेप्रिसिएशन भी तो एक तरह से एस्टिमेट ही है हमारा। सुनो तो सही ना, कहानी तो सुनो, मजा, थ्योरी में मजा तो लो। ये डेप्रिसिएशन भी तो एस्टिमेट ही तो है। एसी को मैं कहूँ 10% डेप्रिशिएट करूंगा, है ना, पर यस। बट एक बात बताओ, हमारे लॉ में डेप्रिसिएशन के रेट्स प्रिस्क्राइब है, एग्जैक्ट रेट्स बता रखे कि एसी पे इतना लगाना है, बिल्डिंग पे इतना लगाना है। तो ये एस्टिमेट नहीं बना, दिस इज नॉट एन एस्टिमेट। ओके टेल मी, दिस वाज एन एस्टिमेट। लेबर स्ट्राइक हुई, हाँ शायद 5 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, दिस वाज एन एस्टिमेट। एक अच्छा बंदा चला गया, शायद उसके जाने वजह से मुझे मेरी सेल 50 लाख गिर जाएगी, बट दिस इज एक्चुअल। एंड दिस इज ऑल्सो वाई एक्चुअल, वैसे तो एस्टिमेट ही है, बट लॉ डेप्रिसिएशन के रेट्स प्रिस्क्राइब करता है। रेट बता रखी सरकार ने, बता रखे रेट्स इनकम टैक्स में। तो ये भी क्या है, बिजनेस। एग्जाम्पल्स याद कर लेना एज इट इज बुक के एग्जाम्पल्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना तो लिखना, एग्जाम में मत लिखना, मैम को नहीं तंग करना। सर कुछ बैड डेट जैसे हुआ आपने कहा कि एस्टिमेट भी होता है वो बैड डेट एक्चुअल होता है बेटा, तो आपने विदाउट आपका था बैड डेट एक्चुअली तो एस्टिमेट ही होता है पर बाय लॉ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए क्या रहा। हाँ बैड डेप्रिसिएशन तो वैसे एस्टिमेट है। मैं कहूँ ये एसी 5 साल चलेगी, तुम कहो एसी 10 साल चलेगी, तो मैं इस एसी को सपोज 20,000 का खरीद के लाया, मैं कहा 5 साल चलेगा, हर साल 4-4 हजार डेप्रिशिएट होगा।
तुमको नहीं सर 10 साल चलेगा, मैं तो हर साल 2-2 हजार डेप्रिशिएट करूंगा। बात समझ आई कि, तो वो समझ आई मैंने क्या कहा। तो ये तो अपना जजमेंट है ना। मैं कह रहा हूँ ऐसे 5 साल चलेगा, तुम कह रही हो 10 साल चलेगा। बीच में फिर आया इनकम टैक्स है, उसने क्या बोला, बेटा ना तेरी ना उसकी, उसने कहा 10% डेप्रिशिएट करो, बात खत्म करो, जितने भी साल चाहे जितने भी साल चले, चाहे 1 साल में मर ले वो। समझ गए नहीं समझे? पक्का क्लियर है? सो बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होते हैं जो एक्चुअल बेसिस पे होते हैं, जो एस्टिमेट्स पे नहीं होते एक्चुअल। बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो होते हैं, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन आप उसको कहोगे दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कैन लेबर स्ट्राइक्स बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? नो। एस्टिमेट बेसिस पे हाँ, बट वैसे नहीं। तो मत ही लिखो चाहिए एस्टिमेट एक्चुअल। मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, चलो क्या सीधी तरह तुम्हें पता चल सकता है लेबर स्ट्राइक से कितना नुकसान हुआ? नहीं। क्या सीधी तरह तुम्हें पता चल सकता है कि एक एफिशिएंट मैनेजर चला गया, कितना नुकसान हुआ? नहीं। बट बैड डेट तो सीधी तरह पता चल सकता है, डेप्रिसिएशन के तो रेट्स ही बता रखे हैं सरकार ने। तेरे खत्म। ये हर गुड के बता देते हैं rates। गुड के नहीं बेटा, गुड गुड तो उसको कहते हैं एसी मैंने बेचने थोड़ी रखे हैं, एसी की दुकान खोली है सर आपने बच्चे बेचने के लिए रखे हैं। अरे बेटा मेरी बात सुनो, मतलब किसी, हाँ हर एक का सरकार ने इस पंखे तक का बता रखा है इसको कितना डेप्रिशिएट। ठीक है। हर साल में 10% हाँ depreciate। जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट। मतलब फर्स्ट 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 बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्या थी तुम्हारी? एंटिटी। याद हो जाएगा आगे। दूसरी बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्या थी? बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हमने, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इवेंट, तीसरी सॉरी अकाउंटिंग टर्म इवेंट। सॉरी इवेंट तो हमने बहुत देखे सर। ओके यू कैन लीव दिस, इवेंट वाला पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, बहुत जनरल सी बात है। थर्ड टर्म लिखो, या इवेंट की सिर्फ डेफिनेशन लिखवा दूं? इवेंट, वैसे इतना इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत है नहीं। इन लोगों ने ग्रेवल में तो दिया ही नहीं भाई वाला पॉइंट, इवेंट वाला। नहीं है ना, रहने दो। थर्ड पॉइंट तुम डायरेक्टली लिखो अकाउंट, तो डिसाइड कर ले पहले, है ना शौर्य? ऐसे सोचा ना, इसका यही मतलब है, पहले डिसाइड कर ले क्या करना। अकाउंट लिखो। FYU का मतलब समझते हो? फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये तुम अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखते हो ना, कैश, फिर लिखते हो बिल्डिंग, फिर लिखते हो मोहन, हाँ, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, फिर लिखते हो यहाँ पे सोहन, इसको हमने पे करना, और फिर ये क्या होता है? कैपिटल, ये हमने किसको पे करना है? इस पूरी गेम में दिस इज योर लेजर नंबर 1। क्या बोला मैंने? पता है कितने लेजर है इसमें? 5 लेजर्स, 1 2 3, इनको लेजर कहते हैं। जो कैश आएगा तो यहाँ जुड़ेगा, जाएगा तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, इसी लेजर में, कैश लेजर में। बिल्डिंग खरीदोगे तो इसमें ही जोड़ोगे, बेचोगे तो इसमें से ही घटाओगे। दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग लेजर। लेजर मींस क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर टुगेदर। मोहन डेटर बनेगा तो इसी में जोड़ोगे, डेटर उड़ेगा तो इसी में से घटाओगे। सोहन को अगर हमारा बोझ बढ़ गया, हमने पे करना है तो इसमें ही जोड़ोगे। हाउ मेनी लेजर्स आर देयर? 5। लेजर 1, लेजर 2, लेजर 3, लेजर 4, लेजर 5 लिख लो। तेरा 5 सारे वेरिएबल्स एक ही लेजर में आएंगे। आज तक ऐसी करती थी, ये ले, या मशीन लिखती थी, वो एक ही लेजर था? डिफरेंट लेजर था ना। ऐसे लिख देती थी, कॉमन लिख देती ए वैल्यूएबल है, ऐसे तो नहीं लिखती थी। सारा कैश एक ही लेजर में आएगा, पर सारे वैल्यूएबल एक लेजर में नहीं आएंगे। वैल्यूएबल्स तो कई हो सकते हैं। बात समझ आ रही है मेरी क्या? पहले इसको लिख लो, 5 लेजर से।
ऐसा लिख सकते हो, कैश अगर आएगा तो यहीं जोड़ोगे, और जाएगा तो यहीं सब्ट्रैक्ट करोगे। किस में सब्ट्रैक्ट करोगे? कैश में। नोट डाउन करो, फिर इसकी डेफिनेशन तुम्हें समझ आएगी। समझ गए? लिखो, द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन of like nature the individual transactions of like nature are recorded added and subtracted at different places or one place? At one place। मतलब क्या मतलब है ना इसका? कैश अगर आएगा तो इसी लेजर में जोड़ोगे, कैश अगर जाएगा तो इसी लेजर में सब्ट्रैक्ट करो। द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस ऑफ लाइक लेजर, जैसे कैश का आना कैश का जाना, आर रिकॉर्डेड एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एट वन प्लेस। सच अ प्लेस, फुल स्टॉप डाल के लिखो, अगले लाइन में लिखना, अगले बुलेट में। सच अ प्लेस is termed as an, बोलो, is termed as an account oblique, बोलो, ledger। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम आगे चल के देखोगे लेजर का ना ऐसे टी फॉर्मेट होता है, एक चैप्टर आएगा पूरा लेजर, एक बार समझ लो, बहुत सिंपल सी बात है। सपोज दिस इज योर कैश अकाउंट, या सेंटर में हम अकाउंट का नाम लिखते हैं। एसी का मतलब होता है अकाउंट, डी आर का मतलब होता है डेबिट, और सी आर का मतलब होता है क्रेडिट। कैश अकाउंट में डेबिट का मतलब पता है क्या? ये ना कोडेड लैंग्वेज है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड। अगर कैश का इनफ्लो हुआ तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगा, और कैश का आउटफ्लो हुआ तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। और फिर हम कैश का फाइनल आंसर दें। मान लो हमारे पास 100 रुपए का इनफ्लो हुआ, 10 रुपए का आउटफ्लो हुआ, तो कितना कैश पड़े? 90। मुश्किल लग रहा है? समझ आ रहा है? बोरिंग है थोड़ा, थ्योरी बोरिंग होती है, बट अब करनी है तो करनी है। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करना था, ये तो ऐसी फालतू की चीजें पहुंच जाती है। मैंने जर्नल स्टार्ट करना था, बट अब एग्जाम में नंबर ना कम आ जाए तो करना तो पड़ेगा। लिख लो ये, ऐसे टी फॉर्मेट होता है, ये रुपीस का कॉलम होता है, अमाउंट लिखते हैं। पैसा अगर आता है तो इधर लिखते हैं, पैसा अगर जाता है तो इधर लिखते हैं। बेसिकली डेबिट का मतलब कैश में क्या होता है कि तुमने कैश ऐड कर दिया, और क्रेडिट साइड का कैश में क्या मतलब होता है कि तुमने कैश माइनस। द अबव मेंशन
इस टी शेप अकाउंट है ना ऑफ कैश, सही है। करो कंटिन्यू। नेक्स्ट लिखो। टर्म नंबर फोर्थ। लाइबिलिटी। अब इसके बारे में तो क्या ही बताऊं, जो एकदम रोने धोने वाली थ्योरी थी वो हो गई है, हाय तौबा मचाने वाली। सर लाइबिलिटी हम स्कूल में लिखा है सर, FIP फ्यूचर आई हैव टू पे। नंबर है ना बेटा, पे करने पड़ जाएंगे तुम्हें नंबर लेने के लिए। लिखना लाइबिलिटी इज द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस एंटिटी, है ना। सर मतलब तो वही निकल रहा है FIP। लाइबिलिटी इज द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस एंटिटी टू, किस किस को बताओ, आउटसाइडर्स। नहीं नहीं, सोफेस्टिकेटेड वर्ड है प्रोप्राइटर। बिजनेसमैन के लिए सोफेस्टिकेटेड वर्ड क्या है? प्रोप्राइटर। जैसे कि तुम एक ढाबे पे जाओ, वो क्या बोलेंगे, ले दाल मखनी खा ले। पर तुम एक 5 स्टार होटल में जाओगे, वो क्या बोलेंगे दाल मखनी को, लेंटिल सोक्ड इन टोमेटो प्यूरी विद रिच क्रीम, वो पूरी डेफिनेशन देते हैं। तो तुम्हें थ्योरी में लैंग्वेज ऐसे नहीं लिख सकती, ले दाल मखनी खा ले बिजनेसमैन। नहीं, क्या वर्ड यूज करोगे, प्रोप्राइटर। लिखना टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। अरे भाई ये तो मैंने तुम्हें पहले दिन करवा दी। कितने तरह की सर, FIP टू द आउटसाइडर, FIP टू द बिजनेसमैन, वो ढाबा लैंग्वेज है। तुम इसको क्या बोलोगे, एक कौन सी लाइबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, थोड़ा सोफेस्टिकेटेड। कौन सी होती है बताओ जल्दी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और एक कौन सी होती है बताओ मुझे। और सुनो यार, एक और थी जैसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी है तुम्हारे सिलेबस में। कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं है, देखी है बुक में किसी ने? मैंने तो दिखी नहीं। नहीं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी एंड इंटरनल दो, ये मजा ही आ गया, कंटिंजेंट लाइबिलिटी हटा दिया मैंने, लिख लो। लिखो लिखो, अरे दिमाग नहीं लगाओ, कुछ नहीं बोल रहा मैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटी और इंटरनल लाइबिलिटी। करें कंटिन्यू। एक्सटर्नल लाइबिलिटी लिखना, दोज लाइबिलिटीज
which business entity has to pay to the outsiders to the outsiders those liabilities which the business entity has to pay to the outsiders, or yes, those liabilities which the business entity has to pay to the outsiders. There are two types of external liability. लिखना एक बार ये समझाता हूं मैं. नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी लिखो. नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट. करें कंटिन्यू. क्या बोला मैंने? दोज लाइबिलिटीज which the business entity has to pay to the outsiders, their external liability. It can be a non-current liability or a current liability. Non-current liability में लिखना also termed as long-term liabilities. Payable after 12 months from the date of balance sheet. क्या बोला मैंने? Payable after 12 months from the date of. पता बैलेंस शीट कब बनती है? बैलेंस शीट कब बनती है? अभी के लिए लिख लो बस, ईयर के एंड. बैलेंस शीट कब बनती है? मतलब इस साल के एंड के 12 महीने के अंदर अंदर, 12 महीने के बाद जो पे होएगा. मेरी सपोज बैलेंस, रुक जाओ अभी. मेरी सपोज बैलेंस शीट बनी 31 मार्च 25. किस दिन बनी बैलेंस शीट मेरी? 31 मार्च 25. ध्यान से समझना. अगर 30 जून 25 को तुम कोई पेमेंट कर रहे हो, वो इस डेट को क्या के करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी? 12 महीने के अंदर अंदर 30 डेट्स है, तो उसको तुम क्या कहोगे? करंट लायबिलिटी. पर अगर तुमने कोई पेमेंट करी 1 अप्रैल 2026, तो इस डेट से 12 महीने के बाद थी, तो उस लायबिलिटी को तुम क्या कहोगे? क्या नहीं समझ आई बात? फिर समझाओ. किसी को पूछना? अवनी. हाँ. बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनती है अपनी? इसीलिए मैं थ्योरी में ना इतनी जल्दी घुसना नहीं चाहता, क्योंकि जर्नल्स करके ये चीजें बहुत जर्नल्स करके जैसे रीडिंग मारनी पड़ती है, तुम्हें पता ही होता है ये सब. एक्चुअली टीचर्स पागल है, तुम्हें पता है. मैं अपने स्कूल में सबसे पहले जर्नल्स का चैप्टर करवाया, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल्स. आई एम नॉट गोइंग इनटू थ्योरी एट ऑल. स्कूल में भी नहीं जा रहा मैं थ्योरी में, क्योंकि थ्योरी रीड करने की जरूरत पड़ेगी वंस यू आर डन विद जर्नल्स. अब अभी तुम्हारे माथा खपाई होगी इसमें खास करके. मेरी बात सुनो. एक बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट बनता है. पता है बैलेंस शीट होता कुछ नहीं है, वही अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट और यहाँ क्या है, लायबिलिटी, और क्या वही होता है. इस डेट को बनता है फाइनल. किस डेट को? ये साल की आखिरी ट्रांजैक्शन होती है 31. अब इससे विद इन 12 मंथ्स अगर तुमने कुछ पे करना है इस डेट से, तो वो कौन सी लायबिलिटी होगी? करंट. और इससे बियॉन्ड 12 महीने अगर तुमने कुछ पे करना, तो वो कौन सी लायबिलिटी? समझ गए? तो मैंने देखा क्या लिखा, नॉन करंट लायबिलिटी ऑल्सो टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. पेबल कब है? विद इन 12 मंथ्स या आफ्टर 12 मंथ्स? 12 मंथ्स कहां से काउंट करोगे? फ्रॉम किस डेट से? तुम्हारे बर्थडे से काउंट करोगे 12 मंथ्स? नहीं. कब से काउंट करोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. बोलो बात समझ आती है? और बैलेंस शीट कब बनती है वो भी मैंने बता दिया, ईयर के एंड. लिख लो.
फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन इंटरेस्ट, हाँ, फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, रुको रुको, डिबेंचर्स, ये प्लस 2 का टॉपिक है, लिख लो, याद कर लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी क्योंकि पागल हो जाएगी मैम। इधर देखो, बैंक लोन, डिबेंचर्स, मैं जिस हद तक याद करवा सकता हूँ मैं करवा रहा हूँ, बट आई कैनॉट हेल्प मोर देन दिस। अभी तुम्हें डिबेंचर समझाने बैठ गया तो +1 का काम हो गया। बोलो, समझते हो? क्या बोलो, फटाफट बोलो, व्हाट इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी? आल्सो टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पेबल व्हेन आफ्टर 12 मंथ्स। कब से? अकाउंट्स में कभी भी कुछ बताओ ना आफ्टर 12 मंथ्स, आफ्टर 12 मंथ्स कब से बताना जरूरी है, मैं आंसर शीट पे लिख के दूंगा, तुम्हारे बर्थडे से नहीं है, ये 12 महीने। फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज मेड व्हेन, ईयर के एंड पे। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, फॉर एग्जांपल लिखो करंट लायबिलिटी। हाँ हाँ यार, तू शांति रख, 2 तरह के ईयर एंड होते हैं, अब क्या क्या बताऊं, एक 31 मार्च को भी होता है, एक 31 दिसंबर को भी, करेंगे बात, जो बता रहा हूँ वो लिख लेना, करंट लायबिलिटी। ऑल्सो टर्म्ड एज, बोलो, वो लॉन्ग टर्म था, ऑल्सो टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ऑल्सो टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्या लिखो, पेबल आफ्टर या पेबल विद इन 12 months? फ्रॉम व्हाट डेट? फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कब बनती है? ईयर के एंड पे। इट कैन बी 31 मार्च, इट कैन बी 31 दिसंबर। फॉर एग्जाम्पल लिखना, बैंक ओवरड्राफ्ट। पता है क्या, बैंक से जब लंबे समय के लिए लोन लो, 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए लोन लो, उसको हम क्या कहते हैं? बैंक लोन। और अगर बैंक को बोलो कि अभी 2-3 महीने में तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे, मतलब 12 महीनों के अंदर अंदर तुम्हारे पैसे हम वापस कर देंगे, वो क्या होता है? वो बैंक लोन नहीं होता, क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखो, फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हम करेंगे जर्नल्स में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस वर्ड का मतलब समझता है तुम? अभी शिवम की सैलरी में 2 महीने रोक दो, वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा मेरे लिए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएगा कि मैंने अभी पे नहीं किया, करना है अभी। बोलो, मेरी बात समझाइए। सो बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लिख लो जो जो एग्जांपल्स। बिल्स पेबल, कोई बिल्स वगैरह हमने भी पे करने हैं, बिल्स भी तो 12 महीने के अंदर अंदर ही पे करने पड़ते हैं। बोलो, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल। शॉर्ट टर्म लोन्स, सुंदरी क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब समझते हो? जिनको हमने पैसे, अभी पिछले चैप्टर में क्वेश्चन आ रहे थे जिसमें हमें बंदे का नाम नहीं पता होता, तो क्या लिखते थे वहां पर? क्रेडिटर्स ही लिखते थे। सन्ड्री क्रेडिटर का क्या मतलब हुआ? क्रेडिटर मतलब एक बंदा, सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब बहुत सारे क्रेडिटर्स। समझ गए? चलो बताओ, हमने अभी तक क्या क्या किया, आ जाओ पीछे से देखें, हमने अभी तक क्या क्या किया थ्योरी में, देखें। याद कर लोगे आज? आज में, आज याद करने में कितना टाइम लगेगा? नहीं, 5 मिनट 10 मिनट नहीं बेटा, 20 मिनट लगेंगे आज इसको याद करने में, काफी कंटेंट है। चलो बताओ, एंटिटी, पता है क्या क्या एंटिटीज होते हैं? बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी, याद कर लोगे? फिर क्या बताया? बिजनेस ट्रांजैक्शन, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स थे? 6। समझा दिया अच्छी तरह, याद कर, आज समझ लिया ना, आज याद करना इजी लगेगा। तीसरा टर्म क्या था? अकाउंट। अकाउंट बता दिया कि ये इतने सारे लेजर्स होते हैं, ये सारे अकाउंटिंग है, जिसमें सारी एक तरह के नेचर की चीजों को इकट्ठा कर दिया जाता है। फिर लाइबिलिटी बतानी शुरू करिए। लाइबिलिटी वो जो हमने एफआईपी किसी को पे करना, आउटसाइडर या प्रोप्राइटर को, उसमें 2 तरह की लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी या आउटसाइडर लाइबिलिटी। दूसरी कौन सी लाइबिलिटी है? और एक्सटर्नल में भी 2 तरह के हैं, जिनको जल्दी पे करना है उनको नॉन करंट कहेंगे, जिनको लेट पे करना है जिनको जल्दी पे करना है उनको करंट कहेंगे, और जिनको लेट पे करना है उनको नॉन। इंटरनल लाइबिलिटीज,
अब इसके बारे में क्या ही बताऊं, मैं लिखूं दोज लाइबिलिटी दैट लाइबिलिटी, दोज नहीं तो एक ही है, दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल टू, क्या लिखूं, प्रोप्राइटर, वेरी गुड, विच इज पेबल टू द प्रोप्राइटर, ब्रैकेट में क्या लिख दो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिजनेसमैन, known as capital, that liability which is payable to the proprietor known as capital is which liability, internal liability। पता ना इंटरनल लाइबिलिटी और कैपिटल एक ही बात है। एसेट इज इक्वल टू, तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू ही ऐसे ही किया था, क्या बोला था किसी भी बिजनेस में, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी कितने तरह की होती है, एक किसको पे करना, आउटसाइडर को, एक किसको पे करना, इसको सिंपली क्या बोल दिया था लाइबिलिटी, इसको सिंपली क्या बोल दिया था, अभी भी तो वही कर रहे हो, दो तरह की लाइबिलिटी है, एक किसको पेबल है आउटसाइडर को, एक किसको पेबल है बिजनेसमैन, इसको कैपिटल कहोगे। बोलो ठीक है मेरी बात, समझ आता है, इज द इंटरनल लाइबिलिटी, that liability which is payable to the proprietor or businessman known as capital is the internal liability। प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट से भी अच्छा वर्ड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कई सालों का इकट्ठा हुआ प्रॉफिट किसको देते हो, अभी पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन कर चुके हो, प्रॉफिट कहां जोड़ते हो, इंटरनल लाइबिलिटी में या एक्सटर्नल लाइबिलिटी में, इंटरनल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर एडेड वेयर, इन कैपिटल और इंटरनल, चलेगा, बोलो। तो इसी के साथ मेरा ये लाइबिलिटी वाला पॉइंट भी पूरा समाप्त होता है। अगला लिखो, टर्म नंबर, इसी के साथ एक क्लैरिफिकेशन, टर्म नंबर क्या है बताओ, ये क्या था लाइबिलिटी वाला चार्ट, कौन सा टर्म नंबर था, 4, 5 लिखो, सुंदरी क्रेडिटर्स। सर हमें पता तो है क्रेडिटर्स कौन होता है, अभी तुम्हें नहीं पता हो, चलो उसको इन डेप्थ देखते हैं क्रेडिटर्स कौन। करो लिखो, लिखना द टर्म क्रेडिटर्स represents those persons the term creditors represents those persons or firms, those persons both, from whom, very important, हर आए गए बंदे को क्रेडिटर नहीं बोलते, और from whom goods have been purchased on credit, and the amount is receivable or payable। एक बात बताओ, एक बंदे से मैंने बिल्डिंग खरीदी, उसको भी पैसा नहीं दिया, वो क्रेडिटर हो सकता है, उसको तुम क्रेडिटर नहीं कहोगे, उसको या तो तुम नॉन करंट लाइबिलिटी कहोगे या करंट लाइबिलिटी। अगर जल्दी पैसे देने हैं तो करंट लाइबिलिटी कहोगे, और बाद में पैसे देने हैं तो नॉन करंट। पर एक बंदा है जिससे मैंने गुड्स खरीदा, उसको तो पक्का ही जल्दी पैसे देने हैं, तो उसको क्या कहोगे तुम, क्रेडिट। ओके, मिस्टर ए, फॉर एग्जाम्पल लिखना, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख, मिस्टर ए, इससे मैंने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट, ठीक है। एक बंदा है मिस्टर बी, इससे मैंने एक बिल्डिंग परचेज की, और ये भी क्रेडिट का मतलब उधार ही तो होता है। अब क्रेडिट के मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में दो मतलब बताए थे, एफ आई पी और एफ आई आर,
यहाँ पे तो FIP होगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक बंदा मिस्टर ए, मैंने इससे गुड्स परचेस करे उधार पे, और एक बंदा मिस्टर बी, मैंने इससे बिल्डिंग परचेस करी उधार पे। बताओ क्या तुम इसको सन्ड्री क्रेडिटर कह सकते हो? क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर तुम सिर्फ उसको कह सकते हो जिससे तुमने गुड्स खरीदी। और सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। अच्छा, इसको तुम क्या कह सकते हो? ये भी तो FIP है, क्रेडिटर नहीं कह सकते। पर ऑब्वियसली पे तो हमने फिर भी करना। नहीं, हमने इसको क्रेडिटर नहीं कहा सर, हमने पे नहीं करना, बिल्डिंग हमारी होगी। नहीं बेटा, फिर तुम इसको सिंपली क्या कहोगे? या तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है अगर लंबे टाइम बाद पे करना है, और करंट लायबिलिटी है अगर हमने जल्दी पे करना। तो कैन आई से एवरी पर्सन टू हुम आई हैव टू पे इज नॉट अ क्रेडिटर? ये लाइन ठीक है? हर वो बंदा जिसको मैंने पे करना है, जरूरी नहीं है उसको क्रेडिटर का स्टैंप लग जाए। क्रेडिटर सिर्फ उस बंदे को कहोगे जिससे तुमने क्या खरीदा। किसी और को किसी और रीजन की वजह से हमने पे करना है, तो दैट इज नॉट अ क्रेडिटर। नहीं समझ आएगा? सो लिख लो वहां पर, एवरी पर्सन टू whom we have to pay is not a creditor। अब यार, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर थोड़ी था, और भी तो 10 चीजें दिख रही हैं। एक ही थोड़ी एग्जांपल था क्रेडिटर। तो क्रेडिटर यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्रेडिटर वो बंदा है जिससे तुमने क्या खरीदे। यहाँ पे भी लिख लो अपने अंडरस्टैंडिंग, क्रेडिटर वो बंदा होता है जिससे तुमने गुड्स खरीदे और अभी पैसे नहीं दिए, जिससे तुम्हारा गुड्स गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। क्या ये पांचवी टर्म समझ आती है? बोलो। ओके, नेक्स्ट लिखो। अब क्या हुआ, तुम्हें एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन समझ आती है, उसके बेसिस पे तुम्हें अगली दो डेफिनेशन, एक नई बात बता रहा हूँ कि तुमने कभी सुनी नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत है? कितने टर्म्स हो गए कंप्लीट? 5। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, लिखना मत, अब एक बार बात सुनो। लिखे? समझ लो पहले, एक बंदा है मिस्टर ए, ठीक है? एक बंदा है मिस्टर बी। ध्यान से सुनो, ही इज द सेलर ऑफ द गुड्स। बहुत सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, समझ लो। ही इज द सेलर ऑफ द गुड्स और ही इज द बायर ऑफ द गुड्स। ठीक? इस बंदे ने इस बंदे को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सही? ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे उधार पे। और डेफिनेटली तुम सबने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर स्कूल में कर लिया होगा, है ना? इसमें तुम देखोगे दो टर्म्स आती है, एक आता है बिल्स पेबल, एक आता है बिल्स रिसीवेबल। और टीचर ने जबरदस्त उसमें हवाई जहाज उड़ाया होगा, इसको याद कर लेना। अब इसको ध्यान से समझ लो, कहानी है क्या? बहुत सिंपल सी कहानी, कुछ खास बात है नहीं। मिस्टर ए सेलर ऑफ द गुड्स है, मिस्टर बी बायर। और ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई है? उधार की हुई है। मिस्टर ए कहता बेटा मेरे को तो विश्वास नहीं है, तू पैसे देगा कि नहीं देगा। तो मिस्टर बी ने कहा बेटा विश्वास रख। मिस्टर बी ने कहा, कहता ऐसे करता हूं, मैं तुझे एक पोस्ट डेटेड चेक दे देता हूँ। क्या बोला मैंने? पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? मैं अपनी चेकबुक निकालता हूँ। कौन कह रहा है ये बात? मिस्टर बी। मैं इसमें 1 महीने बाद की डेट डालूंगा, वो चेक तेरे को दे देता हूँ, तू रख ले। कल का दिन मैं पैसे देने से मना कर दूं तो तू वो चेक ले जाके उस डेट को बैंक में डाल दियो। वो मेरे अकाउंट में तो पैसे होंगे नहीं, तेरा चेक बाउंस करेगा। समझ समझ रहे हो कहानी? नहीं समझ आई? समझ रहे हो कहानी? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे उधार पे, अच्छी बात है। मिस्टर ए सेलर ऑफ गुड्स है, मिस्टर बी बायर ऑफ गुड्स है। मिस्टर ए कह रहा मुझे विश्वास नहीं है, पैसे दे। मिस्टर बी कहता अभी तो है नहीं पैसे, पर दे दे प्लीज, गुड्स दे दे। तो मिस्टर बी क्या कह रहे हैं, चल तेरे पास पोस्ट डेटेड चेक दे देता हूँ, एक चेक काट के देता हूँ, तेरे 1 लाख रुपए का सामान है, मैं चेक देता हूँ, पर आज की डेट का चेक नहीं दूंगा, अभी पैसे नहीं है, 1 महीने बाद। मिस्टर ए ने कहा बेटा ऐसा है कि वो चेक तो मुझे दे तो देगा, अगर वो ड्यू डेट पे बाउंस कर गई तो? कह रहे कोई बात नहीं, मेरे पे कोर्ट पे केस कर दियो। कह रहे मैं इसी काम के लिए रह गया कि अपनी दुकान छोड़ के तेरे ऊपर कोर्ट पे केस करता फिरूं। समझ रहे हो कहानी? मिस्टर ए कह रहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है तेरे ऊपर कोर्ट पे केस करो।
मिस्टर ने कहा क्या करूं, मिस्टर बी ने कहा सॉरी क्या करूं, कैसे, कह रहा ऐसा कर, एक कागज बना। ठीक है, कौन बनाएगा इस कागज को? कौन, ना ना ना, मिस्टर ए कह रहा है कौन बनाएगा इस कागज को? मैं बनाऊंगा। मिस्टर ए कह रहा है आई एम द ड्रॉअर ऑफ दिस कागज। तू क्या लिखेगा मुझे क्या पता, कुछ भी लिख देगा, उल्टी सीधी लैंग्वेज लिख के मैं साइन कर दूं, फंसा देगा तू मुझे। कह रहा है कागज मैं ही बनाऊंगा। कह रहा पोस्ट डेटेड चेक तो चलेगा नहीं, क्योंकि पोस्ट डेटेड चेक के ना केस बहुत लंबे चलते हैं कोर्ट में, 10 महीने 12 महीने चलते रहते हैं, उसके बाद भी फैसला नहीं आता। मेरे पापा के पास एक पोस्ट डेटेड चेक था 2.5 लाख रुपए का, 3 साल से केस चल रहा है। जिस दिन डेट होती है, वो जिसने पैसे देने थे वो आता ही नहीं कोर्ट में, जज उसके साथ मिलके बैठी हुई। सो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर ए सेलर ऑफ द गुड्स, मिस्टर बी बायर ऑफ द गुड्स। मिस्टर बी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक ले ले, मिस्टर ए का नहीं लूंगा। तो मिस्टर ए ने कहा ऐसा करते चल छोड़, मैं तुझे गुड्स दे देता हूँ, एक कागज बनाऊंगा मैं, उस कागज का नाम होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला? मिस्टर बी कह रहा इसका क्या फायदा, चेक भी तो कागज ही है। मिस्टर ने कहा बेटा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ना, इसका कोर्ट में डिसीजन 1 महीने के अंदर अंदर होता है, 2 साल 3 साल तक नहीं लटके रहना। समझ गए कहानी? इसने कहा कागज बनाऊंगा मैं, तूने 1 महीने बाद का बोला, कह रहा ठीक है, इसमें मैं लिखता हूं आई प्रॉमिस। कौन लिख रहा है ये बात? ए ही लिख रहा है। आई प्रॉमिस टू पे टू मिस्टर ए। ए खुद ही लिख रहा है, क्योंकि साइन किससे करवाएगा? बी से। आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए रुपीज 1 लाख ऑन सपोज 2 मई। नीचे $1 million सिग्नेचर किसके होंगे? मिस्टर बी इसमें क्या करेगा? साइन। साइन करवा के बिल किसके, तो इसको हम कहते हैं ड्रॉअर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको तुम कहोगे ड्रॉई ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, जो साइन करता है। और इसको क्या कहोगे तुम? एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ गए? ये कागज किसकी कस्टडी में रहेगा? इसकी कस्टडी में आ जाएगा कागज। कस्टडी समझते हैं, मतलब इसके पास रहेगा। मिस्टर साइन कर, कह रहे साइन करवा के तू ही रख ले। ऐसा तो नहीं होगा, साइन करवा के इस कागज को कौन रखेगा? मिस्टर। और इसकी एक फोटो कॉपी किसके पास रहेगी? मिस्टर बी के पास। कहानी समझ गए? अब इस कागज को ये पूरे दिन देखेगा ए, इस कागज को पूरे दिन देखेगा और देख के इसको अगरबत्ती दिखाएगा, और इस कागज को ये बंदा कहेगा बिल, बिल रिसीवर। समझे? और इस कागज को ये बंदा क्या कहेगा? कहानी समझ आई? पूरी कहानी क्लियर? कौन बना रहा है कागज? सेलर ऑफ द बुक्स। जिसके लिए बिल रिसीवेबल है वही कागज बना, समझ गए? और जिसके लिए बिल पेबल है वो कागज को क्या करता है? साइन। ये पूरी कहानी लिखो अपने। मैडम ने जोरदार हवाई जहाज उड़ाया होगा बिल रिसीवेबल बिल पेबल। प्रॉब्लम ये है इनकी फ्लाइटें क्रैश भी नहीं करती।
करो कंटिन्यू। लिखो अगली डेफिनेशन, पॉइंट नंबर 6 लिखना। बिल रिसीवेबल, सॉरी बिल पेएबल, और यहां पर लिखो इसी के पैरेलल, ओके यहां लिखो बिल रिसीवेबल, और यहां लिखो अपने 7th पॉइंट बिल पेएबल। देखना अभी तुम्हें लैंग्वेज समझ में। अब बिल ऑफ एक्सचेंजेस, कागज का नाम क्या था? पहले बिल पेबल लिख रहे हैं, अब बिल ऑफ एक्सचेंजेस, कागज का नाम क्या था? बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स, वही कागज बिल रिसीवेबल है, वही कागज बिल पेबल है, बोलो। अब बिल ऑफ एक्सचेंज बिल पेबल, a bill of exchange becomes bill payable for the person who draws it or who accepts it. For the person who draws it or accepts it. Who accepts it. सही बात है? A bill of exchange becomes bill payable for the person who accepts it and returns to whom? साइन करके किसको दे देता है? Drawer, and returns to the drawer. Full stop. The amount specified in the bill payable is payable or receivable? Is payable कब? आज, और at a future date? At a future date. कहानी समझ आई? The amount specified in the bill payable is payable at a future date. कहानी समझ आती है? करो कंटिन्यू। बिल रिसीवेबल की सिमिलर लैंग्वेज बनाना, क्या लिखोगे? अ बिल ऑफ एक्सचेंज becomes for the person, for the person, for a person, for the person who draws it. सही है? Who draws it and gets it back after acceptance from the, बोल ही नहीं रहे यार, आता नहीं, कहानी नहीं समझ आई, इतनी सिंपल कहानी नहीं समझ आ रही। A bill of exchange becomes bill receivable for the person who draws it and gets it back after acceptance from the, क्या लिखूं? The amount specified in the bill receivable is receivable when? At a future date. The amount specified in the bill receivable is receivable at a future date. याद हो जाएगा? ओके नेक्स्ट लिखना, पॉइंट नंबर, बोलो बोलो। 7 तक हो गया ना? 8th लिखो और 9th ऐसे ही लिखना, मतलब डिस्टेंस छोड़ के, इनको भी आप डिस्टिंक्शन लिखेंगे। इधर लिख दो ट्रेड रिसीवेबल्स, और इधर लिख दो ट्रेड पेबल्स। क्या बोला मैंने? ट्रेड रिसीवेबल्स और दोनों के एक एक फॉर्मूले हैं, पता है? इससे पहले तुमने क्या करा, एक तुमने करा बिल पेबल, और एक तुमने क्या करा, क्रेडिटर। और ट्रेड, ट्रेड किस चीज का करते हो? ट्रेड इज डन ऑफ
लिखो यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ट्रेड इज डन ऑफ व्हाट। पता है ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेड। समझ आई बात मेरी? ट्रेड पेबल्स का क्या फॉर्मूला होता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेड। समझ आती है बात मेरी? सुनो, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ट्रेड पेबल्स, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले ट्रेड पेबल की डेफिनेशन दोगे। बताओ ट्रेड पेबल की क्या डेफिनेशन? द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ, बोल ही नहीं रहे, द अमाउंट पेबल किस वजह से, बोल ही नहीं रहे। सेम डेफिनेशन क्रेडिटर वाले लिखना था। अमाउंट पेबल क्या था वहां पे लिखा था? रिप्रेजेंट्स द पर्सन फ्रॉम whom goods have been purchased on credit and amount is, इसको क्या लिख दो? द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स, बोल ही नहीं रहे, गुड्स परचेज्ड ऑन, आ गए शराबी, द अमाउंट पेबल on account of goods purchased on credit. It includes, बोल ही नहीं रहे, क्या क्या? sundry creditors और क्या? bills। अगर क्वेश्चन आ जाए ना ट्रेड पेबल्स का 2-3 नंबर का, तो क्या करोगे? बोल ही नहीं रहे। अगर क्वेश्चन आ जाए सन्ड्री ट्रेड पेबल्स का, तो तुम क्या करोगे? द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, इट इंक्लूड्स सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, और सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल की भी डेफिनेशन दे दो। समझ पा रहे हो? यहाँ पे लिखो what is the formula for trade receivables, can you tell me? Sundry debtors plus bills receivable। अब अगर तुमने जवाब नहीं ना दिया, मैं उठा के बाहर भेज दूंगा, बंद रहे तुम्हारा मुंह। सन्ड्री डेटर्स, तो बताओ ट्रेड रिसीवेबल्स की सिमिलर डेफिनेशन बनाना। द अमाउंट रिसीवेबल, द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ क्या? गुड्स परचेज की सोल्ड ऑन क्रेडिट, इट इंक्लूड्स। बेटा चुप हो जा, आज हम्बा हम्बा पे डांस करेगा ना तो। इट इंक्लूड्स व्हाट? कम ऑन, सन्ड्री डेटर्स और क्या? किस किस की डेफिनेशन हो गई इसमें से? क्रेडिटर्स की हो गई, बिल्स पेबल की हो गई, ट्रेड पेबल की हो गई, ट्रेड रिसीवेबल की हो गई, बिल्स रिसीवेबल की हो गई, किसकी बची है? सन्ड्री डेटर्स। लिखो 10वीं डेफिनेशन। ये 10 की 10 डेफिनेशन कल 2:30 बजे की क्लास में याद होने चाहिए। लिखो सन्ड्री डेटर्स लास्ट। सेम डेफिनेशन बनाना क्रेडिटर्स की लैंग्वेज में। पढ़ो जरा क्रेडिटर्स वाले में क्या लैंग्वेज थी, बिल्कुल सेम लैंग्वेज में। डिक्टेट करो एक बार जोर से, क्या बोलो? द टर्म डेटर रिप्रेजेंट्स, बोलो। द टर्म, बेटा इसको चोक स्लैम दो। द टर्म डेटर्स रिप्रेजेंट्स व्हाट? दोज पर्सन्स, अरे यार बोल लो यार, सेम डेफिनेशन भी नहीं बोल पा रहे, 2 वर्ड चेंज करने हैं। द टर्म डेटर रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स टू whom goods have been sold on credit and amount is receivable। फिर रिपीट कर रहा हूं, द टर्म लिखो, द टर्म डेटर रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स, the term debtors represents those persons to whom goods have been sold on credit and amount is receivable। हो जाएगा? फिर से रिपीट करो, the term debtor represents those persons to whom goods have been sold on credit and amount is receivable, and amount is receivable। इजी है आज का कंटेंट, इतना तो मुश्किल नहीं है। कभी खुद याद करने बैठते नानी याद आ जाती।
कल याद होने चाहिए टर्म्स सारी जब क्लास में आओगे। नो सर एक ब्लैंक। बार 6th और 7th दिखा दो। देखो हाँ, मैं मैसेज डालूंगा, फिर भी मैं एक बार कंफर्मेशन मैसेज डाल दूंगा 1 बजे तक। तुम्हें भी क्लास नॉर्मली लगानी है, अब पीछे का कंटेंट रोज एक एक लेक्चर करके खत्म करेंगे। एक बार तुम्हारा वेट करो मैं। अब ये जो सिलेबस है इसके डिस्कशन के लिए जरा ऑफिस में एक एक करके मेरे पास आना, जिन्होंने सिलेबस दिया था। अब बता देता हूँ क्या कैसे करना। अरे इतना हंसते हैं ना भाई। ग्रीन मैंगो मोर सर का फेवरेट आरामदायक